चलिए बेटा, है ना, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था वो हीटिंग इफेक्ट और थर्मल डिकम्पोजिशन के पार्ट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था आपको किस तरह से जुगाड़ लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन, हीटिंग इफेक्ट, ये भी एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन है कि पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो कंपाउंड या बॉन्ड इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, अदरवाइज बॉन्ड के डिकम्पोजिशन में थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती होगी। खैर, हम लोग इसके जो इक्वेशंस हैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायंस के केस हैं। इन सब में क्या बताया था मैंने आपको, मेटल है और ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। केवल बाइकार्बोनेट वाला बड़ा एनायन है तो पहले ये सिंपल एनायन में चेंज होगा, अपने से सिंपलर एनायन में चेंज होगा, कार्बोनेट बनाएगा। और मेटल और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट बच रहे हैं, जैसे यहां कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन है, या हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, उनके ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे। और नाइट्रेट बीइंग अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन भी देता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में फिर से बोल रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, ये पता होना चाहिए। मेटल ऑक्साइड का नेचर, किस मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक बेसिक है, ये पता होना चाहिए। चलिए, स्टार्टिंग विथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, जूनियर क्लासेस, क्लास 10th की ज्यादातर रिएक्शंस आएंगी, बस उसी को हम लोग और डिटेल में पढ़ रहे होंगे बेटा। ठीक है ना, आप याद करें क्लास 10th में आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते थे। क्या कैल्शियम मेटल है या नहीं है? और मेटल के कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, याद करो CaCO3 को आपने हीट किया हुआ है, प्रिपरेशंस वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, तो CaCO3 को हीट करने पर क्या मिलता है? CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या मिलता है? CO2। ठीक है, अब आप देखिए, क्या मेटल कार्बोनेट के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि व्हेन अ कंपाउंड इज हीटेड देन 2 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड? यस, ठीक है, आउट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स one is acidic and another is either basic और एम्फोटेरिक, क्योंकि मेटल ऑक्साइड तो 2 तरह के हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकता है और एम्फोटेरिक भी हो सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन गया? मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड और CO2, है ना। ये सबके लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, सबके लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में इस थर्मल डिकम्पोजिशन वाले पार्ट में हम लोग फाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फाई का। फाई मतलब आयनिक पोटेंशियल, है ना। 2 तरह के स्पीशीज हम लोग लेके चलेंगे, लो फाई और हाई फाई। क्या लेके चलेंगे बेटा? लो फाई और हाई फाई। मैं अभी जो बता रहा हूं ये मैं एस ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूं। किसके लिए बात कर रहा हूं? एस ब्लॉक, ग्रुप 1, ग्रुप 2 के लिए जो बता रहा हूं वो सुनिएगा बेटा। जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है ना, मतलब ग्रुप 1 में लिथियम को छोड़कर बाकी सब, ठीक है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लो फाई। क्यों? क्योंकि इनका चार्ज तो +1 होता है और साइज बड़ा होता है तो फाई कम हो जाता है। जबकि लिथियम और ग्रुप 2, लिथियम एंड ग्रुप 2 के जितने भी आयंस हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे? हाई फाई। तो लिथियम एंड ग्रुप 2 हाई फाई, क्योंकि ग्रुप 2 का तो चार्ज बहुत ज्यादा, साइज छोटा, और लिथियम का चार्ज कम है लेकिन साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, इसीलिए वो हाई फाई बन जाता है। और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या हो जाएंगे? लो फाई। तो बेटा मेटल कार्बोनेट किसके? ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कौन है? लो फाई। लो फाई का कार्बोनेट लिया तो बेटा पोलराइजेशन कम हो जाएगा। पोलराइजेशन कम हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। मतलब इन चारों के जो कार्बोनेट्स होंगे ना उनका आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा, वो बहुत स्ट्रांग होंगे, और स्ट्रांग होने की वजह से वो टेम्परेचर देने पर थर्मल डिकम्पोजिशन शो नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की और भी प्रॉपर्टी आएगी। इनके सिर्फ कार्बोनेट्स ही नहीं, इन चारों के कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड तीनों डिकम्पोजिशन शो नहीं करते हैं। ठीक है, वो हम आगे एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी देखिए जनरल फॉर्मूला, मेटल कार्बोनेट को हीट किया, मेटल ऑक्साइड और CO2 मिलने वाला है आपको, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, मेटल ऑक्साइड मे बी बेसिक, मे बी एम्फोटेरिक। देखिए एग्जांपल्स आपके सामने आ गए। CaCO3, ठीक है ना, CaCO3 को हीट किया, क्या ये मेटल कार्बोनेट है या नहीं है? ठीक है, और ध्यान रखिएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहां सोडियम आ गया तो सोडियम का कार्बोनेट नो थर्मल डिकम्पोजिशन, पोटेशियम का कार्बोनेट नो थर्मल डिकम्पोजिशन। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के अलावा कोई भी कार्बोनेट आ जाए थर्मल डिकम्पोजिशन शो करेगा और क्या बनाएगा? मेटल और ऑक्सीजन दिख रहा है,
जुगाड़ याद करो, मेटल और ऑक्सीजन दिख रहा है तो मेटल का क्या बनाते हैं ऑक्साइड, मेटल के साथ ऑक्सीजन है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन का मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है कौन है, कार्बन, उसका भी ऑक्साइड बना दो, ये बन गया, ठीक है ना। या फिर मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है बेटा, यस, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या, एसिडिक। लेकिन मेटल ऑक्साइड तो बेसिक भी हो सकता है और एम्फोटेरिक भी हो सकता है। बताइए बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक, है ना। जिंक का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक। लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम कैसा होता है, बेसिक। मैग्नीशियम और कैल्शियम कैसा होता है, बेसिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, इसके ऊपर ध्यान से सुनना, है ना। अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 बाय प्रोडक्ट्स। क्या वो मेटल कार्बोनेट हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, याद करें, सल्फेट वगैरह भी हो सकते हैं, बट अभी हम जनरल लैंग्वेज समझ रहे हैं। अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 बाय प्रोडक्ट्स, यस इट कैन बी कार्बोनेट, आउट ऑफ विच वन इज एसिडिक, बिल्कुल सही बात है, आउट ऑफ विच वन इज एसिडिक एंड अनदर वन इज बेसिक और एम्फोटेरिक, ठीक है ना। ये केस आ गया। अब मान लो मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया, अ मेटल कंपाउंड, ध्यान से सुनना, है ना, लिख भी लेना आप लोग। अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 बाय प्रोडक्ट्स, वन इज एसिडिक, अनदर वन इज एम्फोटेरिक, पहला ऑप्शन दिया आपको मैंने Na2CO3, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको BeCO3, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको MgCO3 और चौथा ऑप्शन दिया मैंने आपको CaCO3। अब मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 बाय प्रोडक्ट्स, तो बेटा ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सोडियम का कार्बोनेट तो डिकम्पोज ही नहीं होता, ठीक है ना। एंड 2 बाय प्रोडक्ट, ये देगा क्योंकि ये डिकम्पोज होगा। वन इज एसिडिक, तो बेटा एसिडिक तो सब में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बट अनदर वन इज एम्फोटेरिक, तो बेटा एम्फोटेरिक इनमें से केवल कौन है, Be का जो ऑक्साइड बनेगा वो एम्फोटेरिक, रेस्ट 2 विल बी बेसिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां से फ्रेम होते हुए मिलेंगे। एक और खास बात इस पॉइंट के बारे में, बेरिलियम कार्बोनेट के बारे में, ठीक है। आगे पॉइंट मैं मेंशन करवा दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आगे स्लाइड में मिल जाएगा, बट डिस्कस यहां कर रहा हूं। बेटा बेरिलियम कार्बोनेट जो है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, बेरिलियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम देखो तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होता है, तो कार्बोनेट बड़ा आयन है तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा, मतलब ये बेरियम Ba के साथ बहुत स्टेबल होगा। बेरिलियम कार्बोनेट थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम, थर्मल स्टेबिलिटी कम है मतलब ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा। अब खास बात, जब भी मैं हीटिंग इफेक्ट की बात करूंगा ना, ये आगे आने वाली स्लाइड्स में, आगे आने वाले कंपाउंड्स में, जब मैं हीटिंग इफेक्ट की बात करूंगा तो ये जो टेम्परेचर अपन दे रहे हैं ना, ये टेम्परेचर जो अपन दे रहे हैं ना, ये नॉर्मली, है ना, हर जगह नहीं बट मैक्सिमम जगह पर ये टेम्परेचर 300, 400, 500 की रेंज में होगा। किस रेंज में होगा, 400, 500 ना, मैक्सिमम जगह 500 एंड अबव का टेम्परेचर होगा ये, ठीक है। आप याद करो वाटर H2O को ब्रेक करने के लिए 2200 डिग्री सेल्सियस लगा था, तो बेटा ये तो फिर भी आयनिक कंपाउंड है, तो यहां हर जगह जो टेम्परेचर मेनली होगा वो 500 एंड अबव होगा। लेकिन ये जो बेरिलियम कार्बोनेट है ना, ये अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है ना, 25 डिग्री 30 डिग्री के आसपास ये डिकम्पोज होता है। इसका मतलब है इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गया, बहुत कम, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और इसीलिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि बेरिलियम कार्बोनेट इज स्टोर्ड इन CO2 एनवायरमेंट, मतलब बेरिलियम कार्बोनेट को ऐसी जगह स्टोर करते हैं जहां पर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। जैसे मुझे इस रूम में, ठीक है, आपको बेरिलियम कार्बोनेट को स्टोर करना है, तो इसको स्टेबल बनाए रखने के लिए इस रूम में क्या रखा जाएगा बेटा, CO2। क्यों रखा जाएगा आप खुद समझ सकते हैं, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होता है इक्विलिब्रियम में। बेटा बेरिलियम कार्बोनेट को जरा सा टेम्परेचर मिला तो ये तो बेरिलियम ऑक्साइड मिल गया, लेकिन अगर इस रूम में मैंने पहले से ही CO2 भर रखा है तो CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, और CO2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से BeCO3 आपको स्टेबल फॉर्म में बार बार मिलता रहेगा। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं बेटा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन देखें, मेटल बाइकार्बोनेट मतलब बेटा M+HCO3- का देख रहे हैं हम लोग स्टेबिलिटी या हीटिंग इफेक्ट।
अब मैंने आपको बोला था मेटल के साथ ऑक्सीजन दिख जाए तो क्या बनाना है बेटा, मेटल ऑक्साइड। लेकिन बाइकार्बोनेट छोटा आयन है या बड़ा आयन है बेटा, बड़ा, तो बड़ा है तो इसको हीट किया तो पहले ये सिंपलर आयन में ब्रेक होगा, मतलब बाइकार्बोनेट से पहले क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा, है ना। इस केस में ध्यान रखिएगा, बाइकार्बोनेट से पहले क्या बनेगा, कार्बोनेट। और उस दोनों को भूल जाए तो बेटा रिमेनिंग यहां पर जो मेटल और ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, तो उनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना दीजिए। हाइड्रोजन का ऑक्साइड मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो ये आपके यहां प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। अब याद करें, क्लास 10th में ही आपने प्रिपरेशन पढ़ी होती है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, याद आ रहा है कुछ, है ना, वही रिएक्शन है। NaHCO3 हीट करते थे, Na2CO3 बनता था, वही रिएक्शन है। मैंने बोला आपको 10th की ही ज्यादातर रिएक्शन आएंगे, बस उनमें हम कुछ और एग्जांपल्स ऐड कर देंगे बेटा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मेटल, कार्बोनेट, CO2H2। अब इसके लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज सोचिए क्या बनेगा। मेटल, a metal compound on heating gives 3 byproducts. A metal compound on heating gives 3 byproducts, out of which 2 are oxides. 2 are oxide. ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, पर ये ऑक्साइड नहीं है। Out of which 2 are oxides. One oxide is acidic in nature and another oxide is neutral in nature, ठीक है। अभी देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मेटल बाइकार्बोनेट को हीट किया तो बाय प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 3, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अ मेटल कंपाउंड, ध्यान से सुनना, मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स। अब यहां मैंने बाय प्रोडक्ट की बात नहीं करी, यहां मैंने ऑक्साइड्स की बात करी। ये ऑक्साइड नहीं है, क्या ये ऑक्साइड है, यस, क्या ये ऑक्साइड है, यस। तो मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग इज 2 ऑक्साइड्स। अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या वो बाइकार्बोनेट हो सकता है, यस हो सकता है। ध्यान से देखिएगा पिछली स्लाइड, अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स, क्या ये दोनों भी ऑक्साइड है, यस। तो बेटा 2 ऑक्साइड्स जब पूछेगा तो वो मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, और 2 ऑक्साइड्स जब पूछेगा तो वो मेटल का बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। लैंग्वेज सेम है लेकिन दोनों के कंडीशन अलग होंगी। क्या अलग होगी, इसमें भी एसिडिक ऑक्साइड है, पिछले वाले में भी CO2 एसिडिक है, बट एसिडिक के अलावा कार्बोनेट में बेसिक या एम्फोटेरिक आएगा, और यहां पर कौन आएगा, न्यूट्रल। तो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिएगा। अब मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, तो कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा, कार्बोनेट, प्रोडक्ट्स बोला है। अब मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स, तो कौन हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। अभी बस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को कंपेयर करते चलें। अब अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं और ऐसा पूछूं, अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स, अब कौन होगा, कार्बोनेट भी हो सकता है और बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में 2 ऑक्साइड मिल रहे हैं। आउट ऑफ विच डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आउट ऑफ विच 1 इज एसिडिक, तो बेटा बाइकार्बोनेट में भी एसिडिक ऑक्साइड है, कार्बोनेट में भी एसिडिक ऑक्साइड है, बट द अनदर ऑक्साइड इज न्यूट्रल। जैसे ये बोला समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर कौन सा ऑक्साइड, मतलब कौन सा कंपाउंड है बेटा, बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता, कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स आउट ऑफ विच 1 इज एसिडिक एंड अनदर 1 इज बेसिक या फिर एम्फोटेरिक, तो वो कौन हो जाएगा, कार्बोनेट, ठीक है ना बेटा। अब देखिए एग्जांपल यहां पर आ रहा है ना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये पता ही होना चाहिए। CaHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, क्या ये मेटल बाइकार्बोनेट है या नहीं है बेटा, है। मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने पर पहले सिंपलर सब्सटेंस बनेगा कार्बोनेट, और मेटल और ऑक्सीजन के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट है हाइड्रोजन, कार्बन, उनके क्या बना देंगे बेटा, ऑक्साइड बना देंगे। यहां देखिए NaHCO3 को हीट किया, कार्बोनेट, वाटर, CO2 मिल रहा है आपको, तो ये इसकी रिएक्शन है। नाम पता होने चाहिए, है ना, खासकर जो कंपाउंड बार बार यूज आएंगे। NaHCO3 को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते बोलिए, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा कहा जाता है इसको, है ना, सब लोग जानते हैं। और Na2CO3 को क्या बोलते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा नहीं, Na2CO3 का जो नाम है वो क्या होता है बेटा, सोडा ऐश। क्या नाम होता है बेटा, सोडा ऐश, है ना। और Na2CO3.10H2O अगर आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो आपको अगर प्रॉपर ऑप्शंस दिए गए हैं तो Na2CO3.10H2O विल बी वॉशिंग सोडा, जबकि Na2CO3 को क्या बोला जाता है, सोडा ऐश बोला जाता है। एक और बात, पिछले केस को देखें, CaCO3 आई होप जानते ही होंगे, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लाइमस्टोन, ठीक है। जिंक कार्बोनेट, जब हम ओर्स पढ़ेंगे तो ओर्स में ये नाम वगैरह काम आएंगे। और एक और बात सुनिएगा, है ना, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको बेटा, जब आप मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th की, ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन मैंने बोला आपको, है ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में काम आएगी, इसके अलावा मेटलर्जी में काम आएगी। जब आप मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो मेटलर्जी में क्लास 10th याद करें आप, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आपने
दो टर्म सुनी होती, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, याद आ रहा है कुछ? तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में क्या करते थे? कैल्सिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कार्बोनेट ओर्स को हीट करके किस में बदला जाता था? ऑक्साइड्स में। तो ये जो रिएक्शंस है ना, इनमें आप देखो कार्बोनेट को हीट करके किस में चेंज कर रहे हैं बेटा? ऑक्साइड में। तो दीज आर ऑल्सो कैल्सिनेशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो जब हम मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको डायरेक्टली ये बोल दूंगा कि ये हमने थर्मल डिकम्पोजिशन या हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा हुआ है, क्योंकि कार्बोनेट को हीट करके ऑक्साइड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैल्सिनेशन। तो ये वहां भी काम में आएगा। एक खास बात और सुनेंगे। क्या खास बात है? देखिएगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये जो रिएक्शन लिखी है ना MgCO3 वाली, एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। MgCO3 डॉट CaCO3 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया बोलिए? MgCO3 डॉट CaCO3। ये सिंगल कंपाउंड है या डबल सॉल्ट है बेटा? डबल सॉल्ट है। इसको भी हीट करने के लिए आ सकता है, इसको भी हीट करने के लिए आ सकता है ना। MgCO3.CaCO3 डोलोमाइट और बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डोलोमाइट, ठीक है ना। तो अभी इसके नाम वगैरह तो खैर हम लोग देखेंगे, बट ये आ गया। अब इसको आपने हीट किया, अब इसकी हीटिंग कैसे लगाना है? क्या ये मेटल कार्बोनेट है या नहीं है बेटा? है। क्या ये मेटल कार्बोनेट है या नहीं बेटा? है। इसको जब आप हीट करोगे तो दोनों पे इंडिविजुअल हीटिंग लगाना। इसके लिए अलग हीटिंग समझ के चले, इसके लिए अलग हीटिंग समझ के चले। तो क्या ये मेटल कार्बोनेट है बेटा? यस, मेटल कार्बोनेट है। तो हीट करने पर क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड और CO2। और इसको भी देखें, क्या ये मेटल कार्बोनेट है या नहीं है? तो क्या बनेगा हीट करने पर? मेटल ऑक्साइड और CO2, है ना। CO2 तो कॉमन है, बट दोनों के मेटल ऑक्साइड मिलेंगे, ठीक है। तो जनरली देखो यहां पर अब टोटल बाय प्रोडक्ट कितने हो गए? 3, 1 2 3 बाय प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जबकि मैंने आपको क्या बोला? मेटल कार्बोनेट जनरली कितने बाय प्रोडक्ट देता है? 2। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये पॉइंट वैलिड हो, क्योंकि यहां पर हमने डबल सॉल्ट लिया है, बट सिंगल सॉल्ट अगर होता है तो उसके लिए पॉइंट हमेशा वैलिड रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडा एश तक की बात कर ली थी, ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट्स। अब सुनिए, जैसे मैंने कार्बोनेट में बोला था सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट्स क्या होते थे बेटा? डिकम्पोज नहीं होते थे। वैसे बाइकार्बोनेट के बारे में एक बात है कि लिथियम एंड ग्रुप 2 के जो बाइकार्बोनेट्स है ना, ये पॉइंट आगे आ जाएगा स्लाइड में। लिथियम एंड ग्रुप 2 ये कौन से बेटा? हाई फाई वाले, है ना। इनके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना, उनमें पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। हाई फाई पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो उनकी आपस में स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो ये पार्टिकल पास नहीं आएंगे, दूर जाएंगे। तो बेटा पास में अगर पार्टिकल पैकिंग होती तो क्या होती? सॉलिड। लेकिन अगर दूर जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे बेटा? लिक्विड या गैसियस। तो ये सॉलिड स्टेट में, इनके बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते। लिथियम का बाइकार्बोनेट या फिर ग्रुप 2 के आयंस के, कैटायंस के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट? पहला ऑप्शन देगा लिथियम बाइकार्बोनेट, अगला देगा सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो पता ही होना चाहिए कि लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए नोट देखें, पहला, बाइकार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड ग्रुप 2 डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, याद रखें बिल्कुल। बेरिलियम कार्बोनेट इज स्टोर्ड इन CO2 एनवायरमेंट, रीजन मैंने आपको बता दिया, ली शैटलियस प्रिंसिपल वाला। तीसरा पॉइंट, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। याद करें लो फाई वाला जो पॉइंट था, हाई फाई वाला जो पॉइंट था, उसकी बात कर रहा हूं। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हाई फाई या लो फाई? लो फाई। लो फाई है तो पोलराइजेशन कम तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो इनके कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड का आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये डिकम्पोज नहीं होते। दे डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। इनको जब आप हीट करोगे तो हीट करने पर डिकम्पोज होने के बजाय ये सिर्फ मेल्ट हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आते हैं। टूटेगा नहीं, बॉन्ड नहीं टूटेगा, है ना, कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होगा, बट अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। चले तीसरे टाइप का कंपाउंड, हीटिंग ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, कौन कौन बेटा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इनके हाइड्रोक्साइड डिकम्पोजिशन नहीं दिखाएंगे, ये मेल्ट होंगे। इनको छोड़कर बाकियों के लिए हम बात कर रहे हैं। क्या बात है देखें, मेटल हाइड्रोक्साइड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MOH, MOH, ठीक है ना। तो मेटल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्सीजन के अलावा तीसरा एलिमेंट कौन है बेटा? हाइड्रोजन, उसका भी क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। तो देखिए इसके लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। यस। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या ये दोनों प्रोडक्ट ऑक्साइड है या नहीं है? तो मैं इसके लिए ऐसा बोल सकता हूं, मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स। तो बेटा ये हो जाएगा, है ना। अब आप देखो, फर्स्ट आपने पढ़ा कार्बोनेट, दूसरा पढ़ा बाइकार्बोनेट, तीसरा पढ़ा हाइड्रोक्साइड। लैंग्वेज सुनना, अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स
टू प्रोडक्ट्स कौन कौन हो सकते हैं? कार्बोनेट हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग इज थ्री प्रोडक्ट्स, कौन हो सकता है? बाइकार्बोनेट हो सकता है। अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग इज टू ऑक्साइड्स, कार्बोनेट भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। पर डिफरेंस कहां पर आएगा? नेचर पे। बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड कैसा हो जाएगा? आइदर बेसिक और एम्फोटेरिक, ठीक है, और वाटर कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। वाटर कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। तो नेचर में डिफरेंस है, नेचर के डिफरेंस से आप पता चलेंगे। जैसे बोला अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग इज टू ऑक्साइड्स आउट ऑफ विच वन इज एसिडिक, तो एसिडिक इसमें नहीं है, फर्स्ट और सेकंड वाले में एसिडिक है, ठीक है। अनदर वन इज न्यूट्रल, है ना, तो वो कौन हो जाएगा? बाइकार्बोनेट। अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स टू ऑक्साइड्स आउट ऑफ विच वन इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल दो में ही है, सेकंड वाले बाइकार्बोनेट में और थर्ड वाले हाइड्रोक्साइड में। एंड अनदर वन इज बेसिक, तो न्यूट्रल के साथ बेसिक बाइकार्बोनेट में नहीं है, न्यूट्रल के साथ बेसिक किसमें है बेटा? हाइड्रोक्साइड में। चलिए एग्जांपल आपके सामने है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसके अलावा जिंक हाइड्रोक्साइड। बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद करें, स्लेग लाइम वगैरह, लाइम वाटर वगैरह की रिएक्शन भी आप लोग पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड है। इनको जब आप हीट करोगे, हाइड्रोक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स को हीट किया, हीट करने पर क्या बनेगा बेटा? ऑक्साइड और वाटर, जिसमें से वाटर तो हर जगह क्या है बेटा? न्यूट्रल। मेटल ऑक्साइड MgO CaO कैसे है? बेसिक। लेकिन जिंक का ऑक्साइड हम लोग जानते हैं, जनाबे अली वाली ट्रिक, ये कैसा होता है बेटा? एम्फोटेरिक। तो ये इससे रिलेटेड रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, फोर्थ केस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट। बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट। अब ध्यान से सुनो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, के हाइड्रोक्साइड, के सल्फेट डिकंपोज नहीं होते, पर इनके नाइट्रेट डिकंपोज होते हैं। तो सर ये क्या बात हो गई कि भाई इनके कार्बोनेट, सल्फेट, है ना, और हाइड्रोक्साइड तो डिकंपोज नहीं हुआ, नाइट्रेट क्यों डिकंपोज होने लग गया? ध्यान से सुनना, है ना। इनके लिए हालांकि डिकंपोजिशन ये नहीं होगा, कुछ अलग होगा, ठीक है ना, यहां लिखा है एक्सेप्ट, पर इसका मतलब ये मत समझना कि ये डिकंपोज नहीं होंगे, ये डिकंपोज होंगे, पर उनकी रिएक्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम जनरल रिएक्शन देख रहे हैं। पहले मैं आपको रीजन बताता हूं ये क्यों डिकंपोज हो जाते हैं और वो सब डिकंपोज नहीं हो रहे। बेटा ये सारे मेटल पे कितना चार्ज है? +1, ठीक है। कार्बोनेट लिया, ध्यान से सुनना, कार्बोनेट लिया, सल्फेट लिया, हाइड्रोक्साइड लिया, और क्या लिया बेटा? नाइट्रेट लिया। ध्यान से सुने, इनके ये तीनों कंपाउंड डिकंपोज हो ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? लैटिस एनर्जी का रोल देखो बेटा, +1 -2, लैटिस ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है। +1 -2, लैटिस ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है। इनका लैटिस ज्यादा पावरफुल है, जबकि इसका और इसका +1 -1, +1 -1, लैटिस वीक होगा। जिनका लैटिस स्ट्रॉन्ग है इनको डिकंपोज कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये डिकंपोज नहीं हुआ। तो सर ये क्यों हो गया और ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों हो गया? तो देखो यहां पर जब मैं M+ लगा रहा हूं, यहां पर मैं M+ लगा रहा हूं, चार्ज +1 -1, चार्ज +1 -1, जब चार्ज बराबर होता है तो लैटिस के लिए क्या देखते हैं बेटा? साइज बताओ, OH- का साइज छोटा और NO3- का साइज बड़ा। साइज छोटा तो लैटिस स्ट्रॉन्ग, तो इसका लैटिस नाइट्रेट के कंपैरिजन में हाइड्रोक्साइड का लैटिस स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कम से कम कि वो डिकंपोज नहीं होता। लेकिन नाइट्रेट वाला लैटिस वीक पड़ जाता है और ये डिकंपोज होगा। हालांकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का जो नाइट्रेट है वो ये डिकंपोजिशन ना दिखाकर थोड़ा सा डिफरेंट डिकंपोजिशन दिखाएगा, बट इट कैन गेट डिकंपोज, ठीक है ना बेटा। ध्यान से देखते हैं, अब देखो क्लियर कर रहा हूं उसको, कंडीशन देखें। मेटल नाइट्रेट्स को हीट किया, क्या मिला? मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताई थी कि मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M+ NO3- टाइप का, है ना, वो डिपेंड करेगा, प्लस आएगा, +2 आएगा, बट मैं जनरल M+ मान के चल रहा हूं। मेटल के साथ ऑक्सीजन है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। जो मेटल और ऑक्सीजन के अलावा तीसरा एलिमेंट होता है जो कि यहां पर नाइट्रोजन, उसका ऑक्साइड मिलेगा। तो इसका कौन सा? नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, क्या मिला? NO2 मिला, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। और क्या नाइट्रेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था? यस, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ ये क्या रिलीज कर देगा? ऑक्सीजन। ये पॉइंट आ गया। तो मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे? 3, जिनमें से 2 ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड और NO2, और ऑक्सीजन मिल रहा है। खैर, इस पे जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना, इस पे जो क्वेश्चन बनता है, अभी प्रीवियस जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे ना अपन ने, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, उसमें मैंने आपको क्या बोला? अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इस पे उस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं,
3 प्रोडक्ट्स 2 ऑक्साइड्स, है ना, ऐसा बना सकते हैं। लेकिन इस पे क्वेश्चन वैसा बनाते नहीं है। इस पे जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है, ध्यान से सुने। मेटल ऑक्साइड तो ठीक है, NO2 गैसियस होगा, O2 गैसियस होगा, तो आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर जो बनाते हैं ना वो क्या बनाते हैं, अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 गैसियस प्रोडक्ट्स। 2 गैसियस प्रोडक्ट्स, क्या वो 2 गैसियस प्रोडक्ट वाला मेटल नाइट्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। आउट ऑफ विच, ध्यान से सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 1 इज कलरलेस गैस। क्या O2 कलरलेस होता है? ये सारे अपने आसपास ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरी है, कलर कहां दिखता है? तो ये O2 क्या है बेटा, कलरलेस। और NO2 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन से कलर की गैस होती है बेटा? ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस। तो क्या क्वेश्चन बनाते हैं, सुने ध्यान से, अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग इज 2 गैसियस प्रोडक्ट्स आउट ऑफ विच 1 इज कलर्ड and another one is colorless, या out of which one is brown colored and another one is colorless। क्या वो नाइट्रेट होगा? यस, NO2। ब्राउन कलर की गैस के बारे में जब भी नाम आ जाए NO2 दिमाग में आ जाना चाहिए। या फिर एक और क्वेश्चन बनता है, एक तो ये कलर के बारे में आ गया, दूसरा आता है क्वेश्चन मैग्नेटिक नेचर के बारे में। किसके बारे में आता है? मैग्नेटिक नेचर के बारे में। क्या क्वेश्चन बनता है मैग्नेटिक नेचर के बारे में? ध्यान से सुनिएगा। NO2 का नेचर पैरा या डाया? पैरा। और O2 का नेचर भी पैरा। अरे MOT में पढ़ा है ना O2, हाँ, पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेयर्ड। और NO2 कैसे हो गया पैरामैग्नेटिक? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। तो अब 2 क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर, ध्यान से सुने। अ मेटल कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 गैसियस प्रोडक्ट्स, बोथ आर पैरामैग्नेटिक। क्या ये होगा? यस। 1 इज कलर्ड, अनदर 1 इज कलरलेस। क्या ये होगा? यस, है ना। तो ये नाइट्रेट पे बनने वाले क्वेश्चन है। कॉमन एग्जांपल्स देखना इसके, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसको देखें, है ना, ये जो शुरू के 4 जो केसेस हैं इनको ध्यान दें अभी, है ना। इसके बारे में कुछ अलग पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट। कौन से मेटल नाइट्रेट? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को छोड़कर, क्योंकि उनका हीटिंग अलग होगा। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को छोड़कर कोई और नाइट्रेट आता है तो क्या होगा? हीट करने पर मेटल ऑक्साइड मिलेगा, साथ में NO2 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। ये इनका हीटिंग इफेक्ट है। एक खास बात, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं, बस चेंज क्या करेगा? PbO2 कर देगा। क्या कर देगा? PbO2। PbO2 करा तो अपने दिमाग में क्या है? मेटल का ऑक्साइड। तो भाई मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, लेड का ही तो ऑक्साइड है PbO2। लेकिन ध्यान दें, यहां पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। और यहां पर अगर PbO2 दे दिया तो लेड का स्टेट क्या बन गया? Pb+4 में आ गया। ऐसा नहीं होगा। जिस ऑक्साइड का मेटल है जनरली उसी ऑक्सीडेशन, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मिलना चाहिए? ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखें, इस तरह का कंफ्यूजन कई बार क्रिएट कर देता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखें। अब सुने, ये जो पॉइंट है AgNO3 वाला, है ना, क्या मिलना चाहिए था बेटा? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब, इसको यहां लिख रहा हूं मैं, मेटल ऑक्साइड मतलब यहां पर क्या मिलना चाहिए था कि जब आप AgNO3 को हीट करते तो मेटल ऑक्साइड मतलब Ag2O प्लस NO2 प्लस O2, यह मिलना था। पर आप देखो NO2 और O2 तो सही है, यहां Ag2O नहीं मिला, सिल्वर का ऑक्साइड नहीं मिला। क्या मिला? सिल्वर मिला। इसके लिए खास बात है, बहुत खास बात है, ध्यान से देखें। एक नोट आ रहा है आपके सामने, इसको लिख लीजिएगा, है ना। ऑक्साइड्स ऑफ Ag एंड Hg, क्या लिखा है? ऑक्साइड्स ऑफ Ag एंड Hg। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हो अगर आप लोगों ने, तो रिएक्टिविटी सीरीज में छापा वाले एलिमेंट आपको बताए जाते हैं। छापा वाले, ना, ये छापा वाले एलिमेंट्स हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं। तो इनके बारे में खास बात है, खासकर हम सिल्वर और मर्क्यूरी के बारे में बात करें। यहां मर्क्यूरी भी होता तो इसी तरह की कंडीशन दिखती, Hg प्लस NO2 प्लस O2। क्या पॉइंट है? सिल्वर और Hg के जो ऑक्साइड्स बनते हैं ना, यहां क्या बन रहा है? देखो, सिल्वर का ऑक्साइड पहले तो यही बनेगा, या Hg का नाइट्रेट आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? Hg का ऑक्साइड। अब Ag और Hg का ऑक्साइड कैसे कैसे बन सकते हैं? इनके कार्बोनेट को हीट करते तो भी ऑक्साइड बनता, इनके हाइड्रोक्साइड को हीट करते तो भी ऑक्साइड बनता, इनके नाइट्रेट को हीट किया तो भी ऑक्साइड बना। तो Ag और Hg का ऑक्साइड कैसे भी मिले, कैसे भी मिले, आपको यह मान के चलना है कि दे गेट डीकंपोज्ड, सेल्फ डीकंपोज्ड ऑन जेंटल हीटिंग। ऑक्साइड्स ऑफ Ag एंड Hg गेट सेल्फ डीकंपोज्ड ऑन जेंटल हीटिंग। ध्यान से सुनना, ये जेंटल हीटिंग जो है ना, ये यहां पर
300-400 डिग्री है। कितना है बेटा? 300-400 डिग्री है ना। जेंटल बोलने का मतलब क्या है? 300-400। अब माइंड में आएगा कि सर 300-400 डिग्री को जेंटल कैसे? 300-400 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा होता है। तो याद करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये जो डिकम्पोजिशन चल रहा है ये 500 एंड अबव टेम्परेचर पे चलता है जनरली। तो उस 500 एंड अबव के कंपैरिजन में ये 300-400 क्या दिखता है बेटा? जेंटल दिखता है ना। तो ये ध्यान रखें, सिल्वर और Hg का जब भी ऑक्साइड बनेगा हमारे सिलेबस में, अगर हीटिंग इफेक्ट का केस है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो ऑक्साइड बनते ही डिकम्पोज हो जाएगा। अब खुद सोचें, अगर सिल्वर का ऑक्साइड हीट किया, डिकम्पोज हुआ, तो क्या क्या दे देगा? सिल्वर और ऑक्सीजन देगा। और Hg का ऑक्साइड अगर डिकम्पोज हुआ तो क्या दे देगा? Hg और ऑक्सीजन दे देगा। तो देखो, सिल्वर का ये जो ऑक्साइड बना था ना, ये डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होकर इसने क्या दे दिया? एक तो Ag दे दिया और क्या दे दिया? O2। तो O2 अपने पास पहले से ही अवेलेबल है। तो ये आपको मान के चलना है, सिल्वर और मरकरी का जब भी ऑक्साइड बनेगा ये क्या हो जाएगा बेटा? सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो नाइट्रेट की बात करी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नाइट्रेट। कार्बोनेट पढ़ लिया, बाइकार्बोनेट पढ़ लिया, हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया। नाइट्रेट में मैंने क्या बोला कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट डिकम्पोज होंगे, है ना, लेकिन उनका डिकम्पोजिशन ऐसा नहीं होगा, इनसे अलग होगा, है ना। क्या होगा देखें, हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट। ये कौन से मेटल नाइट्रेट की बात कर रहे हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जनरल कंडीशन इससे पहले देखिए कि मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड और NO2 और O2 मिलेगा। लेकिन इस केस को देखो ध्यान से, ठीक है। मेटल नाइट्रेट, किसके मेटल नाइट्रेट? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के हीट करने पर क्या बना रहे हैं? मेटल नाइट्रेट और O2। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये हीटिंग कौन से टेम्परेचर पे बेटा? लो टेम्परेचर, है ना। इनके दो हीटिंग इफेक्ट है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। इनको जब आप हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, है ना, हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2। अब मेटल नाइट्रेट अपने आप में तीन कंडीशन लेके चल रहा है, तीन कंडीशन लेके चल रहा है। क्या तीन कंडीशन है? ठीक है, दिस इज कंडीशन ए, जो नॉर्मल केस है कि मेटल नाइट्रेट, है ना, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड NO2 O2। लेकिन केस नंबर बी ये है और केस नंबर सी इसको माने। ये केस नंबर बी इधर से इधर, केस नंबर सी इधर से इधर, कि मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग लो टेम्परेचर gives metal nitrite and O2. Metal nitrate of these four elements on heating at high temperature gives this. अब सुने मेरी बात, मेटल नाइट्रेट है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का हीट किया, डिकम्पोज हो रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से डिकम्पोज हो रहे हैं, जनरल कंडीशन से अलग है। मेटल नाइट्रेट को जब लो टेम्परेचर पे, इन चारों के मेटल नाइट्रेट को लो टेम्परेचर पे हीट करोगे, याद करो बाइकार्बोनेट को जब हीट किया था, क्या बाइकार्बोनेट बड़ा एनायन था बेटा? यस। तो सिंपलर एनायन में ब्रेक हुआ था, क्या बनाया था? कार्बोनेट। वैसे ही यहां हो रहा है, नाइट्रेट बड़ा एनायन NO3 माइनस, हीट किया, लो टेम्परेचर है, पार्शियल डिकम्पोज होगा, और पार्शियल डिकम्पोज होकर बड़ा एनायन जो नाइट्रेट था वो चेंज हो जाएगा छोटे एनायन में, मतलब क्या बन जाएगा? नाइट्राइट। ठीक है। अब आप देखो, जो मेटल नाइट्रेट का पहला वाला केस था, ए जिसको नाम दिया, और ये बी वाला केस है, दोनों के लिए क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से सुनना लैंग्वेज। अब मेटल नाइट्रेट, इस बार कंपाउंड नहीं बोल रहा, पहले ही दे दिया नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट में कई कंडीशंस है। अब मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स। क्या 3 प्रोडक्ट वाला केस ही हो सकता है? यस। अभी ए और बी को कंसीडर करिएगा, सिर्फ सी को नहीं कंसीडर करना है ना। मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स। क्या केस नंबर ए होगा? यस। अब मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। क्या केस नंबर बी होगा बेटा? यस। अब मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 2 गैसियस प्रोडक्ट। क्या केस नंबर ए होगा बेटा? यस। अब मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 1 गैसियस प्रोडक्ट। क्या केस नंबर बी होगा बेटा? यस, है ना। तो अपने को इस तरह से पता चलेगा। O2 के बारे में अपन जानते ही हैं, कैसी गैस है बेटा? कलरलेस, और मैग्नेटिक नेचर क्या है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब अगर केस नंबर सी आया, बोला सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्रेट ऑन स्ट्रांगली हीटिंग या हीटिंग देम एट हाई टेम्परेचर, क्या मिलेगा? बिल्कुल पीछे वाला केस। पीछे क्या था बेटा? मेटल ऑक्साइड था, NO2 था, O2 था। यहां पर भी देखें मेटल ऑक्साइड है, बस NO2 के बदले क्या मिल गया? N2 और O2, है ना। तो NO2 नहीं मिला, N2 मिला, इसी से डिस्टिंग्विश होगा। और क्वेश्चन क्या बनेगा? ध्यान से सुने, मेटल ऑक्साइड तो ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट कौन है बेटा? N2 एक गैसियस प्रोडक्ट है और O2 एक गैसियस प्रोडक्ट है। बताइए N2 कलर्ड या कलरलेस बेटा? कलरलेस N2, है ना। और O2 भी कैसा होता है बेटा? कलरलेस। साथ ही साथ मैग्नेटिक नेचर, N2 इज डायामैग्नेटिक, MOT याद करें, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एंड O2 इज पैरामैग्नेटिक।
अब केस नंबर ए जनरल, केस नंबर बी ये, केस नंबर सी ये। क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना और माइंड में सोचें क्या आंसर आएगा। अ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स। ए होगा, बी होगा, सी होगा। ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। कौन सा होगा? केस नंबर बी। अ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 1 गैसियस प्रोडक्ट। कौन होगा? बी। अ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 2 गैसियस प्रोडक्ट्स। कौन होगा? ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब ए और सी में क्लासिफाई कर रहा हूं मैं सिर्फ, है ना, ए और सी की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन सुनिए। अ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 2 गैसियस प्रोडक्ट्स, बोथ आर कलरलेस। कौन होगा? सी। अ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 2 gaseous products, one is colored and another one is colorless. कौन होगा? A. A metal nitrate on heating gives 2 gaseous products, both are paramagnetic. कौन होगा? A. A metal nitrate on heating gives 2 gaseous products, one is paramagnetic, another one is diamagnetic. कौन हो जाएगा? C. तो इस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, है ना, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में यहां पर मैंने NaNO3 लिया है, NaNO3 को हीट किया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देख लीजिएगा। NaNO3 लिया, ये जनरल केस, जो बी वाला केस है, सी यहां पर रिप्रेजेंटेड नहीं है, मैंने बता दिया आपको। बी वाला जो केस है, मेटल नाइट्रेट किसका? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का, नॉर्मल दे रखा है, लो टेम्परेचर ले लें इसको, ठीक है। अगर आपको ध्यान से सुनना बेटा, है ना, ऐसा भी कंफ्यूजन आ सकता है किसी को कि सर एक केस इधर भी और एक केस आपने बी और सी 2 केस बताए, तो एग्जाम में आ जाए अगर, तो हमें क्या मान के चल रहा है? तो बेटा एग्जाम में या तो लो या हाई टेम्परेचर मेंशन करके देगा, और अगर मेंशन नहीं किया है तो फिर या तो बी के ही आंसर दिए होंगे आपको, या सी वाले केस के आंसर दिए होंगे, कोई एक ही देगा, तो उससे आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है। NaNO3 हीट किया, क्या मिल रहा है लो टेम्परेचर पे? नाइट्राइट और O2 मिल रहा है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट कन्वर्टिंग इनटू सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंडीशन आ गई नाइट्रेट्स की हीटिंग इफेक्ट के लिए, ठीक। अब आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट, फिफ्थ वाला केस जो है हीटिंग इफेक्ट का। बहुत खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनेगा। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट। बेटा मेटल सल्फेट मतलब MSO4 टाइप का हो गया, है ना। तो मेटल और ऑक्सीजन है तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फर का ऑक्साइड क्या बनेगा बेटा? SO3। कौन बन जाएगा? SO3, ठीक है। SO2 बन सकता है, SO3 बन सकता है, बट SO3 बन रहा है। अब आगे देखते हैं, इस पे ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। इसमें कंडीशन क्या है? इसमें 2 तरह की कंडीशंस है। पहली बात, आपको चेक करना है कि वेदर द रिएक्शन कैन बी रेडॉक्स और वेदर द रिएक्शन विल बी नॉन रेडॉक्स। इसमें 2 तरह के हीटिंग हो सकते हैं सल्फेट के अंदर ही, रेडॉक्स टाइप का हीटिंग और नॉन रेडॉक्स टाइप का हीटिंग। अब रेडॉक्स कब होता है? जब एक का ऑक्सीडेशन हो सके, दूसरे का रिडक्शन हो सके, तो रेडॉक्स। अगर दोनों का ही ऑक्सीडेशन होना हो या दोनों का ही रिडक्शन होना हो तो फिर रेडॉक्स नहीं होगा। तो ये अपने को जज करना आना चाहिए। देखिए क्या रिएक्शन हो सकती है, मैं समझा रहा हूं आपको। ये एक एग्जांपल है आपके सामने, CaSO4.2H2। ध्यान से सुनना, CaSO4.2H2। क्या अभी इसमें बेटा हाइड्रेटेड वाटर दिख रहे हैं आपको? वाटर क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है? यस, ठीक है। आपने पहले इसको हीट किया, जेंटल हीटिंग दी, ठीक है ना। ये जो पहला वाला जो हीटिंग है ना, दिस इज अराउंड 100 to 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसके लिए केस अलग है, बाकी सब हम जनरलाइज करेंगे। तो आप जानते हो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों ने पढ़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? जिप्सम। इसको हीट करते हैं अराउंड 100 and 120 डिग्री सेल्सियस, तो ये चेंज हो जाता है CaSO4.12H2O में, CaSO4.12H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 120 वगैरह पे ये होता है टेम्परेचर पे, ठीक है। अब इसको और हीट कर दिया, मतलब अराउंड 120 से ज्यादा, मतलब 200 के आसपास आपने हीट किया, तो ये जो आधा बचा हुआ वाटर होता है ना, ये भी उड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? CaSO4, जिसको क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसी काम का नहीं होता, डेड बर्न्ट, मरा हुआ, जला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब हर जगह क्या होगा? मेटल सल्फेट में 2 तरह के केस आएंगे, है ना, रेडॉक्स नॉन रेडॉक्स, तो ठीक है। इसके अलावा या तो हाइड्रेटेड सल्फेट होगा या एनहाइड्रस होगा। अगर हाइड्रेटेड है तो 200 डिग्री तक आते आते, थोड़ा बहुत 10-20 डिग्री सब में अलग होगा, बट एक जनरल कंडीशन है, 200 तक आते आते जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो हट जाएंगे। तो अराउंड 200 एनहाइड्रस होगा, और फिर 200 के बाद उसका हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट होगा, और हीटिंग में थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है, मतलब इसको तोड़ना है। तो याद करें, मेटल और ऑक्सीजन है तो मेटल का क्या मिल जाएगा बेटा? ऑक्साइड, और साथ में SO3 मिलेगा, और ये अराउंड, है ना, 750 डिग्री होगा। सब में अलग अलग होगा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर अलग होता है, बट इन जनरल अपन क्या मान के चलेंगे? 750, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है। तो ये हीटिंग इफेक्ट है, ठीक। अब आप देखो, मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं,
ठीक है, और वापस ये स्लाइड के फॉर्म में आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, CaSO4.2H2O हीट किया, दिस इज अराउंड 100-120, प्लास्टर ऑफ पेरिस 200 के आसपास जाते जाते CaSO4 बन गया, फर्दर 750 के आसपास CaO प्लस SO3 मिल गया। ठीक है, अब सेम हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इसमें जो मैं आपको बात बोल रहा था ना, रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स, ध्यान से सुनना, क्या बोला था मैंने, रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स, वो भी देखें यहां पर आ जाए, इसमें चेक करना, जब हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बना दिया ना, उसमें देखना रेडॉक्स हो सकता है या नहीं हो सकता। बेटा मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, कैल्शियम का कितना है +2, और सल्फेट को देखो, क्योंकि हम सल्फेट्स की बात कर रहे हैं, तो सल्फेट में सल्फर का स्टेट कितना है बेटा, +6। मेटल +2 पे कैल्शियम, क्या कैल्शियम का +2 उसका ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा? यस, कैल्शियम +2 ही दिखाता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा। और सल्फर किस पे बेटा, +6 पे, क्या +6 सल्फर का मैक्सिमम स्टेट होता है? यस, तो कैल्शियम भी मैक्सिमम पे या इसके अलावा कुछ दिखाएगा नहीं, सल्फर मैक्सिमम पे। सल्फर अगर मैक्सिमम पे तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, सल्फर के पास एक ही रास्ता है, कहां आने का, नीचे। अगर सल्फर को नीचे आना है तो कैल्शियम को ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन कैल्शियम इससे ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब यहां रेडॉक्स होगा या नहीं होगा, तो नहीं, दिस विल बी अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। और अगर नॉन रेडॉक्स मेटल सल्फेट का डिकम्पोजिशन है तो जिस स्टेट का, ध्यान से सुनना, जिस स्टेट का मेटल है उसी स्टेट का ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज कैल्शियम +2 का ऑक्साइड, और जिस स्टेट का सल्फर है, नॉन मेटल है, उसी स्टेट का ऑक्साइड मिलेगा। मतलब यहां पर आपको सल्फर का +6 वाला ऑक्साइड मिलेगा। ये जो SO3 लिखा है ना, SO3 भी मिल सकता है, SO2 भी मिल सकता है, बट स्टेट से पता चलेगा +6 है तो +6 वाला ऑक्साइड मिलेगा। ध्यान से समझते जाइए, इस पे अप्लाई करते हैं, ध्यान सुनो। अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस लिया मैंने, जितने वाटर हैं, है ना, जब आप हीट करोगे तो जितने वाटर हैं उसमें से मैक्सिमम वाटर 100 डिग्री तक निकल जाएंगे। उसके बाद, है ना, पहले एक वाटर बचेगा इसमें, ZnSO4.1H2O बचेगा, फर्दर हीट किया, क्या बन जाएगा, ZnSO4, क्या बन जाएगा, ZnSO4। ये जो ZnSO4 बनाया अपन ने बेटा, ये क्या बन गया, हाइड्रेटेड से क्या बन गया, एनहाइड्रस। ठीक है, अब एनहाइड्रस बनने के बाद समझिएगा, हीटिंग अब चालू होगा मेन, ये 750 डिग्री सेल्सियस वाला। अब डिकम्पोज जो करना है वो रेडॉक्स होगा या नॉन रेडॉक्स होगा, ये चेक करना है। कैसे चेक करना है, यहां पर जिंक का स्टेट देखो क्या है बेटा, +2, और सल्फर का स्टेट देखो कितना है, +6। बेटा रेडॉक्स होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जिंक भी एक ही स्टेट दिखाता है, वो है +2, और सल्फर दूसरी स्टेट दिखा सकता है। सल्फर को अगर +6 से नीचे आना, रेडॉक्स के लिए सल्फर को नीचे ही आना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर इससे ऊपर नहीं जा सकता। सल्फर अगर नीचे आएगा तो जिंक को कहां जाना पड़ेगा, ऊपर, तब तो रेडॉक्स होगा, पर वो हो नहीं सकता। इसका मतलब है नॉन रेडॉक्स डिकम्पोजिशन होगा, और नॉन रेडॉक्स डिकम्पोजिशन का मतलब है जिस स्टेट का एलिमेंट है, जिंक कौन सी स्टेट का, +2, तो +2 का ही ऑक्साइड, और सल्फर किस स्टेट का बेटा, +6, तो +6 का ही ऑक्साइड बनेगा। तो यहां आपको मिल जाएगा ZnO + SO3। अब सुने, ये जो SO3 मिल रहा है ना, ये 750 तक है, ये तो डिकम्पोजिशन खत्म हो गया। अब सिर्फ SO3 हो, अगर सिर्फ SO3 हो और SO3 को मैं फर्दर हीट कर दूं मोर देन 750 डिग्री सेल्सियस पे, तो SO3 खुद डिकम्पोज हो सकता है, खुद डिकम्पोज हो सकता है, पर वो इसका पार्ट नहीं है, वो तो SO3 का इंडिविजुअल डिकम्पोजिशन हुआ टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, और केसेस है, समझा रहा हूं, देखिए 3rd, 4th, 5th, ठीक है, सारे पॉइंट्स। पहला केस क्या, 3rd और 5th हाइड्रेटेड है, 4th वाला एनहाइड्रस है। पहले जो हाइड्रेटेड है उनको एनहाइड्रस बनाना है। ठीक है, ये तो पहले से एनहाइड्रस है, हीट किया, पहले क्या मिलेगा, CuSO4.H2O, है ना। हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको दिख रहे हैं उनमें से एक वाटर बच जाता है, बाकी सब इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, पहले हीट किया नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, तो ये बन गया, ये 100 डिग्री के आसपास ये रिएक्शन है। 200 पे जाते जाते पूरा एनहाइड्रस हो गया, 200 पे जाते जाते पूरा एनहाइड्रस हो गया, ये आ गया रिएक्शन। ठीक है, ये आ गया, दिस इज अराउंड 100, दिस इज अराउंड 200। अब एक बात आती है कि ये जो 5H2O, ध्यान से सुनना बेटा, 5H2O है और यहां क्या बचा, 1H2O, यहां 7H2O था, कितना बचा, 1H2O। मतलब जितने वाटर हैं उनमें से सारे हटा दो, केवल एक वाटर को रखना है। किसको रखना है, एक वाटर को। वो जो एक वाटर आप रखते हो ना, उस वाटर को बोलते हैं बेटा एनायनिक वाटर। क्या बोलते हैं, एनायनिक वाटर। एनायनिक वाटर क्यों बोला, क्योंकि वो जो वाटर है वो किससे जुड़ा होता है, एनायन से जुड़ा होता है ना।
थ्रू एच बॉन्डिंग एंड ऑल, ठीक है। अभी एक स्ट्रक्चर आएगा CuSO4.5H2 का, वहां पर भी ये बात आएगी। तो हमेशा एक वाटर बचेगा, वो कौन सा होगा? एनायनिक वाटर। वो एनायनिक वाटर क्या होता है? वो लैटिस के अंदर दबा हुआ होता है, बहुत सारे एनायन के बीच में फंसा होता है। तो जब हीट करते हो ना, तो जो 4 H2O है यहां पर, या जो 6 H2O है यहां पर, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े। किससे जुड़े? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। पर वो लैटिस के बाहर होते हैं, तो वो टेम्परेचर मिलते ही इवेपोरेट होंगे। लेकिन वो जो एक वाटर है, वो वीक फोर्स से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इसी को निकलना चाहिए था, क्योंकि ये वीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। ये एक वाटर जो है, एनायनिक वाटर जो है, ये वीक फोर्स से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और बाकी सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े। पर ये बाद में निकला। क्यों निकला बाद में? क्योंकि ये बहुत सारे एनायन के बीच में ट्रैप्ड होता है बेटा, और ट्रैप्ड होने की वजह से हर एक एनायन से इसका इंटरेक्शन तोड़ने में, या इसको उस वॉइड से, उस ट्रैप्ड वॉइड से बाहर निकालने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। तो इसीलिए ये हायर टेम्परेचर पे रिलीज होता है, ठीक है। अब देखें, यहां पर ये ऑलरेडी एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया, तो ये एनहाइड्रस हो गया, ये एनहाइड्रस हो गया, ये एनहाइड्रस हो गया। अब सुने मेरी बात ध्यान से, अब देखना है रेडॉक्स होगा या नॉन रेडॉक्स होगा, ठीक है। कॉपर की स्टेट +2, सल्फर की स्टेट +6, आयरन की स्टेट +3, सल्फर की स्टेट +6, आयरन की स्टेट +2, सल्फर की स्टेट +6। चेक करिए डिकम्पोजिशन, ठीक है। कॉपर +2 में है बेटा, सल्फर +6 में। रिडॉक्स के लिए बात सुनिए, कॉपर मिनिमम पे है या मैक्सिमम पे? बेटा मैक्सिमम। कॉपर +2 से ऊपर नहीं जाएगा, सल्फर +6 से ऊपर नहीं जाएगा, दोनों ऊपर जा नहीं सकते। तो सल्फर को भी कहां आना है? नीचे। और कॉपर को भी कहां आना है? नीचे। दोनों को अगर नीचे आना है, तो दोनों को क्या कराना है? खुद का रिडक्शन। तो बेटा अगर दोनों का ही रिडक्शन हो रहा है, तो फिर रिडॉक्स नहीं होगा, क्योंकि रिडॉक्स के लिए एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए, जो कि यहां पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर भी डिकंपोजिशन तो होगा, लेकिन कैसा होगा? नॉन रिडॉक्स। और नॉन रिडॉक्स मतलब जिस स्टेट का ऑक्साइड, मतलब जिस स्टेट का एलिमेंट उसी स्टेट का ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड, और जिस स्टेट का एलिमेंट उसी स्टेट का ऑक्साइड, ये मिल गया आपको प्रोडक्ट, ठीक है। इसको देखें, फोर्थ वाले को। आयरन कौन सी स्टेट में बेटा? +3। सल्फर कौन सी स्टेट में बेटा? +6। क्या आयरन +3 मैक्सिमम स्टेट होती है बेटा स्टेबल फॉर्म में? यस। तो आयरन +3 से ऊपर नहीं जाएगा, सल्फर +6 से ऊपर नहीं जाएगा, तो दोनों ऊपर तो जा नहीं सकते। सल्फर को कहां आना है? नीचे। रिडॉक्स कराने के लिए नीचे आना पड़ेगा। आयरन को भी कहां आना है? नीचे। अगर दोनों को ही नीचे आना है, तो फिर तो रिडॉक्स ही नहीं होगा, क्योंकि रिडॉक्स के लिए एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए। इसका मतलब यहां भी डिकंपोजिशन होगा, लेकिन नॉन रिडॉक्स होगा। तो जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी स्टेट के ऑक्साइड बना दो। तो आयरन का +3 वाला दैट इज Fe2O3, और सल्फर का +6 वाला दैट इज SO3। ये प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो यहां पर ये वाला केस है ना, अभी तक हमने ज्यादातर नॉन रिडॉक्स ही देखे, यहां रिडॉक्स होगा। कैसे होगा देखो, समझिएगा। यहां पर देखिए, आयरन कौन सी स्टेट में बेटा? +2। क्या +2 आयरन की मैक्सिमम है? नहीं। क्या +2 आयरन की मिनिमम है? नहीं। मतलब ये +2 इसकी इंटरमीडिएट स्टेट है, और इंटरमीडिएट है मतलब ये +2 से ऊपर जा सकता है +3 की तरफ, और +2 से नीचे भी आ सकता है 0 की तरफ, है ना, ये हो सकता है। सल्फर +6 में, क्या +6 सल्फर की मैक्सिमम है? यस। सल्फर ऊपर तो नहीं जाएगा, सल्फर अगर रिएक्शन करेगा, रिडॉक्स करेगा, तो सल्फर के पास एक ही पॉसिबिलिटी है, सल्फर कहां आएगा? नीचे। सल्फर नीचे आने को तैयार है, तो क्या आयरन ऊपर जा सकता है बेटा? यस। अगर एक नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? रिडॉक्स बनेगा। तो इस बार डिकंपोजिशन होगा, लेकिन रेडॉक्स डिकंपोजिशन होगा। और बेटा आयरन +2 से ऊपर जाएगा तो कहां जाएगा? +3 में। तो यहां पर +2 वाला ऑक्साइड नहीं मिलेगा, आयरन का +3 वाला ऑक्साइड मिलेगा। और सल्फर +6 से नीचे आया, भाई आयरन ऊपर गया तो सल्फर नीचे आया, सल्फर +6 से नीचे +4 में आएगा। कहां आएगा बेटा? +4 में, ठीक है ना। तो +4 में सल्फर का ऑक्साइड क्या बनेगा? SO2। तो ये आयरन का +2 से +3 का ऑक्साइड, +2 से +3 का, सल्फर का +6 से +4 का ऑक्साइड। लेकिन ध्यान से सुनो, ये तो बन गया, साथ ही साथ आपको क्या मिल रहेगा? SO3 भी मिलेगा। क्या मिलेगा? SO3 भी मिलेगा। अब बात यारी कि सर ये शुरू के 2 प्रोडक्ट तो बिल्कुल सही हैं, एक ऑक्सीडेशन हो गया, एक रिडक्शन हो गया, SO3 कैसे मिल गया? क्योंकि SO3 में तो सल्फर +6 के +6 में ही है। तो बेटा इसका रीजन है, क्या रीजन है? एक्चुअल में ये जो रिएक्शन आपको दिखाई गई है ना, ये रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है, यहां देखो Fe2 है ना, तो बैलेंसिंग जब करोगे तो 2 मोल FeSO4 रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और 2 मोल FeSO4 में क्या होगा कि 2 Fe को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक सल्फर ही काफी होता है। तो जो सल्फर इनको ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद रिड्यूस हो गया, लेकिन जो दूसरा सल्फर है वो रिड्यूस नहीं हुआ। देखिए बैलेंसिंग रिएक्शन दिखा रहा हूं, ध्यान समझना। FeSO4 लिया, ये लिया मैंने, ठीक है।
एक और मोल FeSO4 लिया बेटा, ठीक है। अभी यहां पर मैंने रेडॉक्स दिखाया, अभी मैं विदाउट रेडॉक्स बता रहा हूं। विदाउट रेडॉक्स क्या होगा, आयरन +2 में है, आयरन +2 में है, तो +2 में आयरन का ऑक्साइड क्या बनेगा, रेडॉक्स में बाद में करा दूंगा, FeO। और सल्फर किस में है बेटा, +6 में, और सल्फर किस में है बेटा, +6 में, तो +6 में सल्फर का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, SO3। अब सुनो, अब हमें इतना पता है रेडॉक्स हो सकता है, आयरन +2 से ऊपर जा सकता है। अब सुनिएगा, तो क्या मैं यहां पर ये जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई है ना, ठीक है, इस रिएक्शन को देखिएगा, तो इसमें मैं जब ऑक्सीडाइज करना चाहूंगा तो बेटा मैं SO3 को, ध्यान से सुनना, मैं एक SO3 को, 2 SO3 है अपने पास, 2 में से एक SO3 को मैं ब्रेक कर रहा हूं, और SO3 को क्या लिख सकता हूं मैं, SO2+ नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि SO3 का जो पार्ट है वो क्या बन गया बेटा, SO2, और साथ में इसने क्या रिलीज कर दिया, नेसेंट ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहां पर SO2 की कितनी हो जाएगी बेटा, +4, है ना। अब आप देखो, ये जो एक ऑक्सीजन निकला, ये जो एक ऑक्सीजन निकला है, अगर वो इन 2 FeO को ऑक्सीडाइज कर दे, तो आप देखो Fe2, 2 O यहां पर है, 1 O यहां है, क्या बन गया बेटा, Fe2O3, ये प्रोडक्ट आ गया आपका Fe2O3, ठीक है। साथ में एक क्या मिल गया बेटा, SO2, है ना। और ये जो SO3 था, इस पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए यहां पर एज इट इज मिल गया, क्योंकि 2 Fe को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक SO3 ही काफी था, जो दूसरा SO3 है वो अनयूज्ड रह गया, वो एक्सेस रह गया, और इसीलिए प्रोडक्ट में SO2 के साथ साथ क्या मिलेगा, SO3। तो ये सल्फेट्स के हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया मैंने। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट यहां पर है, देखो जो हमने पढ़ लिया है, CuSO4.5H2O हीट किया, पहले CuSO4.1H2O बचेगा एनायनिक वाटर, और हीट किया CuSO4, फिर CuSO4 में नॉन रेडॉक्स हीटिंग डिकम्पोजिशन होगा, तो CuO+SO3 आपको मिल जाएगा, पॉइंट, है ना। एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये, ओनली 1 H2O मॉलिक्यूल अटैच्ड विथ H बॉन्डिंग, है ना। यहां पर जो बीच में CuSO4.H2O, जो एनायनिक वाटर वाला जो एक वाटर होता है, मैंने बोला था जितने वाटर होंगे सब इवेपोरेट हो जाएंगे, एक बचेगा, वो जो एक वाटर बचता है वो किससे जुड़ा होता है बेटा, H बॉन्ड से जुड़ा होता है, लैटिस के अंदर जो फंसा होता है। एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखें स्ट्रक्चर, कॉपर पे +2 है CuSO4 में, 1 H2O, 2 H2O, 3 H2O, 4 H2O, है ना। 5 में से 4 H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बना लिया। ये जो कॉपर का +2 है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको ऐसा समझो, है ना, कॉपर के साथ H2O4 लिख दिया मैंने, ठीक है, और इस पे कितना चार्ज आ गया, +2, है ना, CuH2O4 +2। इस +2 को बैलेंस कौन कर रहा है, SO4 का -2, ये आ गया आपका SO4 पे -2, ये -2 इस कॉपर के +2 को बैलेंस कर रहा है आयनिक बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है ना। और इस SO4 से एक क्या जुड़ा हुआ है बेटा, वाटर, कैसे जुड़ा हुआ है, H बॉन्ड से। ये जो वाटर H बॉन्ड से जुड़ा होता है एनायन के साथ, इसको बोलते हैं एनायनिक वाटर। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने शो कर रखा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा ऐसा। तो बेटा कॉपर का ये जो +2 पार्ट है और ये जो सल्फेट का -2 पार्ट है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, आयनिक, ठीक है। H2O के अंदर, खुद ही H2O के अंदर कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट, है ना, या सल्फेट के अंदर कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट। H2O का कॉपर के साथ कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोऑर्डिनेट, और सल्फेट और वाटर के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट। तो बेटा आयनिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज।